क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी गलत हो सकता है? एक शव का, एक बॉडी का जब पोस्टमार्टम होता है तो वह सबसे मजबूत एविडेंस होता है, और जो डॉक्टर उस शव का जो पोस्टमार्टम करते हैं वह एक सबसे विश्वसनीय एविडेंस होता है किसी भी केस में। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो पोस्टमार्टम होता है उस पर भी लोग उंगली उठाएं, वह भी गलत हो? नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसे ही एक कहानी सुन रहे हैं जिसमें एक खुदकुशी का केस को जब डेड बॉडी का उसका पोस्टमार्टम किया गया और जो डॉक्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सारा चीज़ बताए, बाद में वह सारा चीज़ जो है उल्टा हो जाता है और बाकायदा उस पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। दरअसल आज की कहानी जो है आज से 22 साल पहले की है। 22 साल पहले एक हीरोइन साउथ की, उसका रहस्यमय हालत में मौत हो जाता है, और मौत के पीछे की क्या वजह है वह 22-23 सालों के बाद भी आज भी रहस्य है कि आखिर उस दिन उस साउथ की हीरोइन के साथ क्या हुआ था। दरअसल उस साउथ की जो हीरोइन थी उसका नाम था पतीशा। उसका जन्म हैदराबाद में हुआ था, हैदराबाद में ही पली बढ़ी। पिता की मौत जो है बचपन में ही हो जाता है। उसका एक भाई और खुद वो और माँ, ये 3 लोगों का उसका परिवार था। और माँ जो है दोनों भाई बहन को अच्छी तरह से पढ़ाती है, कहीं से भी कोई कमी नहीं। जब पतीशा बड़ा होती है तो उसको सरकारी अफसर बनने का शौक रहता है, लेकिन जब वह कॉलेज में थी तब उसको ऐसा एहसास होता है कि उन दोनों भाई बहन का जो खर्चा और घर का जो एक्सपेंसेस है, उन सारी चीज़ों का भार जो है उसकी माँ के ऊपर जाता है। इसलिए जब कभी कॉलेज से समय मिलता था तो वह पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम एक्टिंग या फिर पार्ट टाइम कुछ काम कर लिया करती थी। और उसको एक्टिंग करने का भी बहुत शौक था। तभी जो है वह हैदराबाद में कंपटीशन होता है और कॉलेज ग्रेजुएशन कर रही थी, और उस हैदराबाद में जो कंपटीशन होता है एक्टिंग का, उसमें वह पार्टिसिपेट करती है। और पार्टिसिपेट करने के बाद जब उस सारा प्रोग्राम ऑडिशन देती है और जब प्रोग्राम वगैरह में वह भाग लेती है, प्रदर्शन करती है, तो वह उस कंपटीशन को जीत भी जाती है। और उस कंपटीशन का नाम था मिस लवली हैदराबाद, और वह खिताब जो है उसके नाम हो जाता है। यहीं से धीरे धीरे वह जो उसका एक्टिंग का शौक था वह उस पेशे में आगे बढ़ने लगती है। उसके बाद वह फिल्मों में रोल खोजने का प्रयास करती है। इसके लिए बाकायदा काफ़ी संघर्ष करती है। बहुत सारे डायरेक्टर्स और उस तरह के जो लोग रहते हैं जो फिल्मों में काम करते हैं, उन लोगों से वह संपर्क करती है। लेकिन बहुत काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी दिनों के बाद उसको जो है फिल्मों में रोल मिलता है, एक फिल्म में। और उसके बाद जो है तेलुगु फिल्म में उसको एक हीरोइन का रोल मिलता है। 2002 तक लगभग वह 10 फिल्मों में काम कर लेती है। शुरुआत में उसको एक फिल्म भी मिलने में काफ़ी दिक्कत हो रहा था, लेकिन जब एक फिल्म मिलता है उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो इस तरह से धीरे धीरे वह 2002 तक लगभग 10 तेलुगु फिल्म में काम कर चुकी रहती है। और धीरे धीरे जो है अपने करियर के उड़ान में वह आगे बढ़ते हुए दिख रही थी। एक बडिंग एक्ट्रेस थी और उस तरह के एक्ट्रेस में उसका नाम आने लगा था। और इस तरह से उसका जो साउथ के जो फिल्में रहती है, साउथ जो फिल्म इंडस्ट्रीज रहता है, उसमें उसका अच्छा खासा नाम धीरे धीरे बढ़ रहा था और पैसे भी कमाने लगी थी। बाकायदा वो अपना घर भी खरीद चुकी थी, सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उसके जीवन में खालीपन रहता है। और जब वो इस कॉलेज में थी, स्कूल में थी, उसी समय से उसका एक बचपन का दोस्त सिद्धार्थ था, और बड़ी हुई तभी उससे ही उन लोगों का दोस्ती था, उन लोगों में प्यार था। अक्सर फ़ोन पे वे लोग बातें किया करते थे, टाइम स्पेंड किया करते थे। जब बड़ी हुई, जब फिल्मों में भी वह सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, सब चीज़ ठीक चलने लगा, पैसे भी कमाने लगी और बाकायदा वह घर भी खरीद लेती है, तब वह सिद्धार्थ और जो है प्रतीक्षा एक दूसरे से प्यार करते हैं। बचपन का दोस्ती था उन लोगों के बीच में। तब वे लोग चाहते हैं कि एक दूसरे से शादी करना। दोनों अपने अपने घरों में अपने जो रिलेशन के बारे में बताते हैं। सिद्धार्थ के घर वाले जो है मानते नहीं हैं। वे लोग एक बिजनेस फैमिली थे और किसी भी तरह से एक फिल्मों में काम करने वाली लड़की हीरोइन से वह, उनके फैमिली नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ का शादी हो। खैर, प्रयास वे लोग जारी रखते हैं। सिद्धार्थ जो है प्रयास जारी रखता है और इधर जो है प्रतीक्षा अपने फिल्मों में काम
कंटिन्यू रखती है। और इसी बीच जो है 23 फरवरी 2002 का समय आता है और तभी माँ को शाम के समय में अचानक खबर मिलता है कि प्रतीक्षा जो है वह हॉस्पिटल में है। माँ तुरंत वहाँ पहुँचती है तो पता चलता है कि उसने खुदकुशी किया। सिद्धार्थ भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट रहता है और प्रतीक्षा का जो है मृत्यु हो जाता है। पुलिस आती है और पुलिस सारा सिद्धार्थ का बयान लेती है। जब वह होश में आता है तब पता चलता है कि सिद्धार्थ और प्रतीक्षा ने जो है उस सिद्धार्थ के घर वाले जो है शादी के लिए राजी नहीं थे। इसी के कारण वे लोग डिसअपॉइंट हो गए थे और उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था और जिसके कारण दोनों प्रतीक्षा और सिद्धार्थ दोनों ने मिल करके खुदकुशी करने का प्रयास किया और दोनों ने ही पॉइजन खाया था। उसके बाद वापस रूम पर आए और दोनों एक साथ उन्होंने जहर खा लिया, जिसमें प्रतीक्षा का हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मौत हो जाता है, लेकिन सिद्धार्थ जो है बच जाता है। यही बात जो है प्रतीक्षा की माँ को पता चलती है, लेकिन माँ जो है उसका यही पुलिस को बताती है और मीडिया में यही बयान देती है कि जो है उसके बेटी प्रतीक्षा का जो है उसने सुसाइड नहीं किया है, क्योंकि उस दिन उसके हॉस्पिटल में एडमिट होने का जो सूचना उससे उसको माँ को उसको मिला था, उससे ठीक 2.5 घंटा पहले प्रतीक्षा से बात हुई थी। सब चीज़ ठीक था। वो एक बड़े असाइनमेंट पर काम करने जा रही थी, बाकायदा उस फिल्म के लिए साइन करने वाली थी उस दिन। तो हो ही नहीं सकता कि उसकी बेटी जो है सुसाइड करे, इसलिए वह पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर भी सवाल उठाती है। खैर पुलिस जो है अपना तफ्तीश आगे बढ़ाती है और 100 का जो है पोस्टमार्टम भी पुलिस करवाती है और कुछ दिनों के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है। जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और जिससे सिद्धार्थ ने बयान दिया था कि दोनों ने पॉइजन पिया है और जिसके कारण प्रतीक्षा का मौत हो गया है और सिद्धार्थ किसी तरह से का जान बच पाया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रतीक्षा के साथ गैंगरेप और उसका कत्ल का जो है अंदेशा बताया जा रहा था। अब पुलिस का भी माथा ठनकता है। खैर पुलिस उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार मान करके उसी एंगल पर काम करने लगती है, अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है। तभी पुलिस को जो है एक इस मामले में मिनिस्टर के बेटे का भी नाम आता है कि उसका बेटा के साथ जो है प्रतीक्षा का रिलेशन था और वह भी उससे शादी करना चाहता था। हो सकता है उसने ही उसके अपने दोस्तों के साथ उसका गैंगरेप किया हो और फिर कत्ल कर दिया हो। जब यह सारी बातें जो है पुलिस के पास आती है और यह बात जो प्रतीक्षा का माँ रहती है उसने भी इस एक मिनिस्टर के बेटे पर शक जाहिर किया था अपनी बेटी की मृत्यु के लिए, कत्ल के लिए। बाद में जो है प्रतीक्षा की माँ और बाकायदा और जो है उस तेलुगु फिल्म इंडस्ट्रीज के जो लोग रहते हैं और वे लोग उस कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर को सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करते हैं। सीएम जो रहते हैं वह सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का इजाज़त दे देते हैं। फिर सीबीआई तफ्तीश करती है और सारा इन्वेस्टिगेशन करती है। सबसे पहले सीबीआई जो है उस पर्टिकुलर जिस दिन प्रतीक्षा ने पॉइजन पिया था, जिस दिन वह एडमिट हुई थी, यानी 23 फरवरी 2002, उस दिन का सारा प्रतीक्षा और सिद्धार्थ का कुंडली निकालती कि वे लोग कहाँ कहाँ गए थे, किससे किससे मिले थे। तो सीबीआई पर को यही रिपोर्ट में सामने आता है कि उस दिन जो है प्रतीक्षा और सिद्धार्थ मिले थे। उसके बाद फिर जो है कार में वे लोग बैठ करके कुछ बात किए थे, फिर वह दुकान गए थे। बाकायदा या सीसीटीवी में उस दुकान में कैप्चर भी दोनों हुए थे। वहाँ से फिर जो है वह कीड़े मकोड़े को मारने वाले दवाई लेते हैं, पॉइजन लेते हैं, वापस रूम में जाते हैं और दोनों मिल करके जहर पी लेते हैं। फिर जो है उस घर का उस मकान मालिक जो है उन लोगों को जो है हॉस्पिटल पहुंचाता है और फिर वहां से जो प्रतीक्षा के माँ को फ़ोन करता है। उसके बाद जो है बाकी पुलिस वगैरह वहां पहुंचती है और यह केस जो है पुलिस तफ्तीश करती है। तो उस दिन का सारा सीबीआई के सामने यही रिपोर्ट आता है। लेकिन जब सीबीआई उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जाती है तो जिसमें डॉक्टर ने प्रतीक्षा के साथ गैंगरेप और उसके कत्ल का जिक्र किया था, क्योंकि उसके गले पर जो है रस्सी या फिर ऐसे किसी धागे का निशान था जिससे गला को दबाया गया था। बाद में सीबीआई जो है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नकार देती है और उसमें डॉक्टर की गलती का बात बताती है और इसके कारण जो है उस पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए सीबीआई जो है अपने उसी तफ्तीश को, उसी सारे बयान, सारे एविडेंस को कोर्ट में जमा करती है जो उसने अपने तफ्तीश में और 23 तारीख 2002 को सिद्धार्थ और प्रतीक्षा का सारा एक्टिविटी के बारे में पुलिस और सीबीआई को जो पता चला था, यानी पुलिस ने भी जो इन्वेस्टिगेशन किया था उसी चीज़ को सीबीआई
आधार बनाते हुए दोबारा उस दिन का हर एक चीज़, हर एक पल का इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर सारे एविडेंस को कोर्ट में जमा करती है, जिसमें सिद्धार्थ को ही कोर्ट सज़ा सुनाता है। लेकिन बाद में कुछ समय के बाद सिद्धार्थ जो है बेल पर रिहा हो जाता है। लेकिन सिद्धार्थ के ऊपर जो केस सीबीआई ने जो चार्ज लगाया था वह कत्ल का नहीं था, बल्कि कत्ल के लिए उस काने का यानी उसके कारण जो है प्रतीक्षा का मृत्यु हुआ है, ऐसा चार्ज, नॉर्मल चार्ज हो रहा था, वह सीबीआई ने लगाया था, जिसमें कुछ महीनों के बाद सिद्धार्थ को बेल मिल जाता है। और यह केस जो है अभी भी ऐसे ही चल रहा है। आज भी ना ही सीबीआई को, ना ही पुलिस को, ना ही कोई शख्स को मालूम है कि उस दिन आज आखिर प्रतीक्षा ने क्यों खुदकुशी किया। क्योंकि जैसा उसका माँ बता रही है कि जिस समय उसकी बेटी का हॉस्पिटल से फ़ोन आया था कि वह एडमिट है, उससे ठीक 2.5 घंटा पहले उसने अपने बेटी से बात किया था। वह खुश थी एक बड़े असाइनमेंट पर साइन करने को लेकर के, और उसकी बेटी खुदकुशी कर ही नहीं सकती है जैसा कि उसकी माँ बता रही है। लेकिन सीबीआई और पुलिस के सारा इन्वेस्टिगेशन, सारा तफ्तीश में यही सामने आया कि जो है प्रतीक्षा और सिद्धार्थ ने दोनों खुदकुशी किया था, जिसमें प्रतीक्षा का मृत्यु हो जाता है और सिद्धार्थ किसी तरह से हॉस्पिटल समय पर पहुंच जाता है और वह बच जाता है। सीबीआई जो है नॉर्मल धाराओं में सिद्धार्थ के ऊपर चार्ज लगाती है और कोर्ट भी उसको सजा देता है। लेकिन बाद में कुछ महीनों के बाद सिद्धार्थ जो है बेल पर रिहा हो जाता है। का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, जिसको नकारना, जिसको झूठ कहना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सारा केस का तफ्तीश, सारा, चाहे वो सीबीआई हो, पुलिस हो, सारा चीज़ उसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिका रहता है। तो अगर वही गलत हो जाए, उसी को सीबीआई जो है गलत करार दे और उस पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को सस्पेंड कर दे, तो फिर किस तफ्तीश को सही बोलेंगे, किस अनुमान को सही बोलेंगे? उस सीबीआई के तफ्तीश को, या फिर उस पुलिस के तफ्तीश को, या फिर जो है उस माँ के अनुमान को कि उनकी बेटी कभी जो है खुदकुशी नहीं कर सकती है। तो आज भी प्रतीक्षा का जो कत्ल या मृत्यु जो है एक रहस्य है कि आखिर क्या कारण था कि जो प्रतीक्षा उस दिन उसने पॉइजन पिया, या फिर उसके साथ कुछ और हुआ। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।